ले लें, 1.2 ले लें नंबर 4 है। कोलोन फॉर्म क्या हो, अगर ये जो डार्क स्क्वायर नजर आ रहे हैं ना, इसके ऊपर भी सब 0 हो जाए और डार्क 1 हो जाए, ये है ना कंडीशन 4, लीड रो इज 1, वो सारे 1 कर दें, वो भी सही होंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। अगर फर्स्ट कर लें वो कॉर्नर पे जो है ना वो ए के अंदर, अगर वो 7 है तो आप फर्स्ट रो को, ठीक है। और फिर फिफ्थ क्या है कि अगर ये जैसे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट भी वो है ना डार्क स्क्वायर, पहले उसको 1 करेंगे, फिर ऊपर का एलिमेंट भी 0 करना होगा। इसी तरीके से सारे इकोलोन में ये होता है कि लीडिंग के नीचे तो रिक्वायरमेंट है वो इकोलोन की है, रिड्यूस की क्या है कि नीचे भी 0 हो और ऊपर भी 0 है, तो फिर वो क्या बन जाता है, रिड्यूस इकोलोन फॉर्म। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि रिड्यूस के भी दो मतलब होते हैं, तो किसको याद है वो दो डिफरेंट मीनिंग रिड्यूस के? यस, देखिए जब हम कहते हैं ना रिड्यूस इकोलोन फॉर्म, इसका मतलब ये होता है कि आपने पहला रिड्यूस जो है एज ए ऑर्डर है या सजेशन है या रिक्वेस्ट है, लेकिन जब हम आगे जाके कहेंगे ना रिड्यूस टू रिड्यूस इकोलोन फॉर्म, तो वो पहले वाला तो वो भी वो रिक्वेस्ट ही है, यानी ऑपरेशन कर ले, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, वो ये फर्दर दो कंडीशनों को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव। नाराज क्यों हो गए? अच्छा, स्क्रीन मेरे ख्याल शेयर हो गई है ना? ये जो ऑनलाइन है उनको स्क्रीन नजर आ रही है ना? ओके गुड। ज्यादा ही आगे चले गए। ओके, सो दिस वन इज बेसिकली ये वो एग्जांपल्स है कि हमने मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिड्यूस इकोलोन फॉर्म। अच्छा, इसमें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, दिस वन, इनके बारे में आप बताएंगे? ये जो मैं भी देखें बता रहा हूँ आपको, ये सब क्या है, ये व्हाट आर दोज नंबर्स, ये क्या है? नहीं तो इसमें अगर 0 हो गया तो क्या खराबी हो जाएगी? तो ये कहो ना कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन एलिमेंट होता है ना, उसके ऊपर और नीचे बस 0 होने चाहिए, और लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जो 0 है वो बॉटम में होने चाहिए। तो ये जो है ना, ये जो मैंने सर्किल लगाए, दे कुड बी एनीथिंग, तो इस पे इतनी एनर्जी ना जाया करें, इसीलिए स्टार लगाया हुआ है, राइट। 1 1 है, 0 0 है, जो स्टार है वो इन रियल नंबर। तो फिर लास्ट टाइम भी ये डिस्कस हो गया था कि आपको अगर मैं, जैसे यहाँ पे 6 स्टूडेंट बैठे हुए, अगर मैं एक मैट्रिक्स दूं और आपसे कहूं कि इसको इकोलोन फॉर्म बनाएं, तो हो सकता है सबका जवाब डिफरेंट हो, लेकिन जब आप रिड्यूस इकोलोन में आएंगे ना तो सबका आंसर एक ही होगा, इसलिए कि आपने बिल्कुल टाइट कर दिया है, यानी आपको फ्रीडम तो है ही नहीं ना। देखिए ये 1 है ना, ऊपर वाला नजर आ रहा है ना 0 के बाद, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिड्यूस इकोलोन तो नहीं होगी ना, बट इट विल स्टिल बी इकोलोन। मैंने 7 से किया है, आप 10 से कर दें, आप 20 से कर दें, तो सब के सब क्या होंगे, इकोलोन होंगे। तो देर माइट बी मोर देन 1 इकोलोन, लेकिन जब आप आते हैं, कहाँ आते हैं, रिड्यूस में, तो सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होता है, दो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, चलें आगे। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। पूरा नजर नहीं आ रहा, ओके चलें।
सर जी सर मुझे पता, अभी आप जो बता रहे थे जहाँ पे हिस्टेरिक्स थे प्रीवियस पेज पे, तो सर वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हिस्टेरिक्स की जगह सिर्फ 1 ही हो, क्योंकि वो रिड्यूस नहीं नहीं नहीं, देखिए आप, मैं शायद सही तरह से आपने सुना नहीं या सही तरह मैंने बोला नहीं। ये जो स्टैटिक्स होते हैं ना, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। इसलिए कि दे आर नॉट दी वन के, वो जो होता है ना लीडिंग वन के ऊपर नीचे जीरो, तो इसका जिस कॉलम में ये नजर आ रहे हैं उस कॉलम में तो लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं ना। सर एक कंडीशन जो आपने प्रीवियस पेज पे लिखी थी वो तो ऐसी थी ना कि देयर इज नो नॉन जीरो एंट्री एक्सेप्ट द एक लीडिंग मिनट वन। मैं ऐसा करता हूँ, मैं पिछली स्क्रीन पे वापस जाता हूँ। ओके जी सर प्लीज। चलो जी, पिछली स्क्रीन पे वापस चलते हैं। जी अब बताएं, मैं आ गया हूँ इस स्क्रीन पे। जी जी सर, तो बोलो। सही 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 समझ आ गया सर, सही हो ठीक गया ना, ठीक चलो ठीक। समझ में आ गया, वेरी गुड, सॉरी क्लियर हो गया। सर सॉरी सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। ओके ये तो हम पीछे आ गए, ये नंबर 2 था, ये हम नंबर 3 पे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बातें कर रहे थे, किसकी बातें कर रहे थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो एक होती है पिवट पोजीशन, एक होती है पिवट, और एक होता है पिवट कॉलम्स, ठीक है। तो ये स्लाइड होगी थी कवर लास्ट टाइम, होगी थी ना। तो जरा बताएं डिफरेंस पिवट पोजीशन में और पिवट में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। वो पिवट पोजीशन जो है वो सिर्फ एक्यूरेट फॉर्म में जब फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें हम ये डिटरमिन कर सकेंगे, लेकिन पिवट जो है वो थ्रू आउट हम वो कर सकते हैं। हाँ नहीं सही कह रहे हैं। देखिए पिवट पोजीशन जो होती है, असल में पिवट जो वैल्यू जो नजर आ रही होती है 5, और पोजीशन ये होती है कि ये 1 1 पर है या 2 2 पर है या 1 3 पर है, तो वो फिर पिवट पोजीशन कहलाती है, बस यही फर्क है। और पिवट के बारे में ये भी मशहूर है एडमिट कि पिवट जो होता है बेसिकली जरूरी नहीं है कि शुरू में 1 हो। शुरू में क्या होता है, वो एक नंबर होता है जो आप सेलेक्ट करते हैं, जिसको पहले आप 1 करते हैं फिर 0 करते हैं। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई नहीं है पिवट की। A non-zero number either used in a pivot position to create zeros or change to 1 and then create 0। तो ये हो गया। और पिवट कॉलम वो कॉलम होता है जिसमें पिवट एलिमेंट्स हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। राइट, लेट्स गो फर्दर। जी आ गया ना। अब देखें इसमें आपके पास, अब हमने पता क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ है क्या करना है, रो रिड्यूस टू इकोलोन फॉर्म एंड लोकेट द पिवट कॉलम्स। अच्छा अब ये जो रिड्यूस है, ये कौन सा वाला रिड्यूस है, ये इंग्लिश वाला है, मैथ वाला नहीं है, राइट। ठीक है, आपने बस क्या करना है, वहां लाके छोड़ देना है जहां पे लीडिंग एलिमेंट्स आ जाए, भले 1 होना हो और नीचे सब क्या हो, 0 हो। ठीक है, ओके जी जनाब। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम यहां से यहां कैसे पहुंचे हैं। कैन यू टेल मी कि हम यहाँ से यहाँ कैसे आए हैं। हाँ देखिए, हमें ये होता है कि हमें इस पोजीशन पे जो है ना, इस पोजीशन पे है, इसको समाव हमें क्या करना है, नॉन जीरो करना है ना। तो आप इसको सेकंड रो के साथ भी मतलब इंटरचेंज कर सकते थे, आप इसको थर्ड के साथ भी कर सकते थे। तो आपने क्या किया, इसको फोर्थ के साथ कर लिया। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लिखूं इस जगह पे, तो वही ना, कौन कौन सा इंटरचेंज हुआ है, 1 4 हुआ है ना। तो बस लिख दो 1 4 यहाँ पे। आपकी अगर ख्वाहिश होती है तो आप यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह लिखना है, 2 जगह नहीं लिखना। सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक खास पोजीशन में लिखे जाते हैं। इसके लिए 2 पोजीशन, इसलिए कि यहाँ पे 2 रोज इन्वॉल्व हो गई, यानी दोनों रोज चेंज हो रही हैं। दूसरे ऑपरेशन में भी जो है ना वो 2 रोज इन्वॉल्व होती है, लेकिन एक रो क्या होती है, वहां पे चेंज नहीं होती। जैसे आप कहते हैं ना R2 = R2 + 7 R1, तो R2 तो चेंज हो रही है लेकिन R1 नहीं चेंज हो रही, इसलिए वो ऑपरेशन कहाँ लिखा जाता है, रो नंबर 2 के अगेंस्ट लिखा जाता है। ठीक है, ओके चलें, ये हो गया। अब देखें, अब ये जो पहला कॉलम है ना, अभी हमें पिवट कॉलम पता चल गया, और वो जो 1 है वो पिवट है। देखिए आप समझ, ये वैल्यू जो है ना ये पिवट है, और ये जो कॉलम है पूरा ये पिवट कॉलम है। अब एक तीसरी चीज भी होती है, वो बता दें पिवट पोजीशन क्या है। हाँ
हाँ 1-1 होगी ना, पिवट पोजीशन असल में वही मैट्रिक्स का है ना, 1-1 इंडेक्स जो है पिवट पोजीशन है। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। हाँ चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब बता सकते हैं आप क्या ऑपरेशन किए गए होंगे, कहां पर क्या लिखूं मैं, किस रो में कौन सा ऑपरेशन लिखूं? नहीं मैथमेटिकली बताओ यार, अब आप मैथमेटिशियन हो गए भाई। आप कहो R2 इक्वल, वेरी गुड, और नीचे क्या लिखूं भाई? R3 इक्वल, है ना, तो उसमें आप ऐड करोगे ना, वो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर -2 में ऐड करोगे तो 0, तो ये क्रॉस द बोर्ड ये सारे हो जाएंगे, राइट। अच्छा अब देखिए, अब इसने एक सवाल पूछा है, क्या पूछा है भाई? पॉसिबल पिवट्स। पहले तो आप ये बताएं कि अब आपका टारगेट कौन सा है। पहला कॉलम तो बैलेंस हो गया ना, अब टारगेट क्या है दूसरे कॉलम का, तो दूसरे कॉलम में भी एक पिवट एलिमेंट्स होगा, एक पिवट एंट्री भी होगी। तो ये पूछ रहा है पॉसिबल पिवट्स, आपसे पूछ रहा है आप किसको पिवट बनाना चाह रहे हैं सेकंड कॉलम में, बताओ। 3 नंबर लिखे हुए ना, +2, +5, -3, किसको बनाना चाह रहे हो? आंसर इसका है जिसको मर्जी बना लो 2 भी पिवट हो सकता है। अगर 5 को करोगे ना फिर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, फिर आपको इंटरचेंज करना होगा, फिर उसको, चले 1 तो नहीं करेंगे इसलिए कि ये कोलोन है, रिड्यूस नहीं है, तो बस कहें बस ठीक है यार, ये हमारा क्या हो गया, पिवट हो गया, राइट। 2 जो गया पिवट हो गया, पिवट पोजीशन क्या हो गई इसमें, 2-2 हो गई। अब इसकी मदद से हमें क्या करना है, बॉटम रोज को 0 करना है। तो बताओ जरा 5 जो है वो 0 कैसे होगा? मैं ऐसा करता हूँ यहीं पे सिर्फ एक स्टेट, एक, अच्छा 1 मिनट पहले ऐसा करते हैं, देखें आपके पास कई चॉइसेस होती हैं। क्या पहली चॉइस ये होगी कि आप इस 2 को 1 में कन्वर्ट कर लें, वो लिखा था ना पिवट का एलिमेंट क्या मतलब था, फिर उसके बाद नीचे वाले 0 कर लें। तो 2 को 1 करने का मतलब है कि 2 से डिवाइड कर दें रो को, फिर उसके मल्टीपल थर्ड में। लेकिन जरूरी नहीं ये करें, आप डायरेक्ट 2 को 2 ही रहने दें और उसकी मदद से 5 को 0 कर लें और -3 को 0 कर लें। थोड़ा सा ऑपरेशन जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो हम देख लेते हैं कि इसने, खाली में आगे जाने की बजाय यहीं से कितना देख लूं कि इसने क्या किया है। वैरायटी है ना, तो जो भी कर सकना चाहे, देयर आर मेनी वेज। ओके हियर वी गो। हाँ इसने वही काम किया है कि 2 को 1 नहीं किया है, 5 को 0 कर दिया है और -3 को 0 कर दिया। -3 भी तो है, माइनस तो देखिए सिर्फ 0 को नहीं ले सकते ना पिवट एलिमेंट, नॉन 0 को पिवट एलिमेंट ले सकते, -3 भी हो सकते। ओके तो अब हम चलते हैं अगले पेज। अच्छा तो अगला पेज में ये नीचे, सो जरा बताइए पहली रो को क्या करूं मैं, एज इट इज लिखूं ना, 1 4 5 -9 7। चलिए साहब अब जरा मुझे पहले आप ऑपरेशन बता दें, बाद में मैं काम करूंगा। R2 = R2, इस 2 को 0 करना है ना, इस है सॉरी इस 5 को 0 करना है। आपने बिल्कुल सही कहा जनाब, जल्दी से इसको डिलीट करो। ठीक है आपने बिल्कुल सही कहा कि एज इट इज आएगी 0। अच्छा वो पेन गायब हो गया मेरा जी। 0 2 4 -6 -6। ठीक है ये एज इट इज आ गया। चलो अब बताओ थर्ड रो में, पहले मुझे ऑपरेशन बताओ फिर मैं जो है ना वो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। R3 = पहले सोच लो अच्छी तरह से, इस 2 की मदद से इस 5 को 0 करना है। ये -5 एक मिनट, माइनस पहले 2 को अगर हम 1 करेंगे तो हाफ आ जाएगा। ये है जनाब मैजिक नंबर -5/2। -5/2 जरा मेरे साथ साथ चलिएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -5 होगा ना, जब आप 5 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो आप समझ गए ना ये नंबर कैसे है -5/2। पहले आपने 2 को इमेजिन किया वो हाफ हो गया, सॉरी 2 1 हो गया तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ना,
फिर उसके बाद -5 से मल्टीप्लाई, दोनों का आपने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर मैं क्या लिखूं, -5/2 R2, ठीक है, क्लियर। अब जनाब अब जरा देखिएगा एक और मजे की बात, ये तो 0 था, ये भी 0 हो गया। ये दूसरा नंबर बताएं, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हाँ वो भी 0 ही होगा, वेरी गुड। और उसका अगला नंबर ये भी 0 ही है, उसका अगला नंबर मेरा ख्याल है ये भी 0 ही है। वाह भाई वाह, सब 0 हो गए, राइट, इतनी मेहनत की, सब 0 हो गए हैं, ठीक है। वो अब आपको नजर भी आ रहा होगा, असल में जो सेकंड रो है ना, वो पहली रो का 2.5 टाइम्स है। अब आप इस तरह से देख लें, थर्ड रो सेकंड रो का क्या है, 2.5 टाइम्स है, तो लिहाजा जब ऑपरेशन करेंगे तो 0 होना ही होना है उसको, हाँ? ओके, अब जरा यही बता दें, यहाँ पे जाने के लिए -3 को 0 करने के लिए क्या ऑपरेशन करना होगा। यस, वही होगा, मतलब 3/2 होगा, इसलिए कि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस मौजूद है ना, सो 3/2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम R4 को बराबर कर रहे हैं R4 प्लस 3/2, आगे क्या लिखूं, R2। ओके, तो ठीक है जनाब, ये तो 0 था, ये भी 0 हो गया। ये अगला नंबर क्या होगा जनाब, ओ माय गॉड, ये भी 0 हो गया। अच्छा, इससे अगला नंबर बताओ, मेरे ख्याल है अगला नंबर -5 हो गया। और उससे अगला नंबर बताइए अब आप, 0, ठीक हो गया। अब ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, ये जो ऊपर नजर आ रही है, मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आपके पास ये दोनों नजर आए। अब अगले जो मेरी स्क्रीन है ना, उसमें आपको वो वाली नजर आएगी, ठीक है ना, जो मैंने अभी बाई हैंड लिखी है। तो क्लियर है ना, आप आगे चलें, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने बाई हैंड लिखी है, क्या ये क्लोन फॉर्म नहीं बन गई यार? अगर बन गई तो बताओ, नहीं बनी तो बोलो कि नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, या बन गई। चलें पहले ये पूछ लेते हैं, व्हाट यू थिंक, ये क्लोन फॉर्म है? वजह क्या है ना होने की? हाँ, 0 वाली रोज जो है वो तो बॉटम पे होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे और उसके बाद होपफुली ये इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, राइट, ठीक है। सो लेट्स गो एंड डू इट। पहले ऑपरेशन क्लीन अप हो जाए, राइट, जी जनाब। ओके, ठीक है जी। अच्छा, पूरा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब क्लियर हो गया ना जो मैं कह रहा था, क्या कि इसको आपने क्या किया है, इसको आपने इंटरचेंज किया है ना। यहाँ पर आप मुझे बता देना ऑपरेशन, ये वही ऑपरेशन है। आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या, 3 4 लिखेंगे। रो नंबर 3 और रो नंबर 4 आपस में इंटरचेंज हो गया। याद है ना कि ये ऑपरेशन जो होते हैं ये पिछली मैट्रिक्स को रेफर करते हैं, लेकिन एक्शन यही होता है इसी पोजीशन में। बस खत्म हो गई, ये इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई। लेकिन अभी इसने नीचे लिखा है ना, ये इसने लिखा है, आपने नजर भी आ रहा होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स। देखिए, अगर आप ओरिजिनल मैट्रिक्स में तुक्के लगाते हैं ना कि पिवट कॉलम कौन कौन से, तो आपकी समझ में आ ही नहीं सकता था। तो हम लिख तो रहे हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स पे, लेकिन ये जो सारी एनालिसिस है ये फाइनल मैट्रिक्स से आई है। इसलिए कि देखें ना, वो लीडिंग एलिमेंट ये क्या है, ये लीडिंग एलिमेंट है ना, और ये लीडिंग एलिमेंट है, और ये लीडिंग एलिमेंट है। तो ये लीडिंग एलिमेंट किस कॉलम में आ रहे हैं, 1 2 एंड 4 में आ रहे हैं ना, 3 5 में तो नहीं आ रहे। तो लिहाजा ये 1 2 4 क्या हो गए, पिवट कॉलम्स हो गए। पिवट रोज भी बता दें जरा, इसने लिखा नहीं है, हम ऐसा करते हैं पिवट रोज भी लिख लेते हैं। पिवट रोज हमें शायद फिर यहाँ लिखनी चाहिए, पिवट रोज। तो बताओ कौन कौन सी पिवट रोज हैं, 1 2 एंड 3। लिख तो हम यहाँ रहे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये ऊपर से हम डिक्टेशन ले रहे हैं, जो आखिरी वैल्यू थी। तो 1 2 3 क्या है, पिवट रोज हैं। 1 2 4 क्या है, पिवट कॉलम्स हैं। इस पिवट है, लेकिन तीसरा कॉलम पिवट, तीसरी रो पिवट है। चौथा कॉलम पिवट है, लेकिन चौथी रो पिवट नहीं है। तो आप ये मत समझें कि अगर कोई रो पिवट होगी तो कॉलम पिवट नहीं, ठीक है। और एक और भी बात है,
ये जो लिखा हुआ है नोट, क्या लिखा हुआ है नोट, देयर इज नो मोर देन वन पिवट इन एनी रो, देयर इज नो मोर देन वन पिवट इन एनी कॉलम। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक हो सकता है या जीरो हो सकता है। ये नहीं हो सकता है किसी कॉलम में जनाब दो पिवट एलिमेंट्स आ जाए। इसका मतलब है आपने सही तरीके से क्या नहीं किया है, ऑपरेशन नहीं किया। ठीक है, आगे चले जी। ऑलराइट, लेट्स गो फर्दर। ओके, चलें अब आगे जो है वो सिर्फ एक एग्जांपल है और कुछ भी नहीं है, मतलब प्रैक्टिस है मोर। सो लेट्स हैव अ प्रैक्टिस। ओके, ठीक है, तो पहले जरा क्लीन अप। ओके जी, चलें जनाब। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लिखूं मैं, इस जगह पे कौन सा ऑपरेशन लिखूं? रो 1 एंड रो 3 आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए ना, इंटरचेंज हुए ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसने तो पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसने ये वाला ऑपरेशन किया है R13, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक। अगर इंटरचेंज का ऑपरेशन होगा ना तो हम जो पहली रो हो रही है ना वहां लिखेंगे, बजाय ये सोचने के कि ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं। ऑलवेज फर्स्ट जो इफेक्ट हो रही है वहां लिख देंगे। तो हमने क्या कर दिया, R13 कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं क्या? हाँ, ये भी कर सकते हैं। तो फिर आप जो है ना वो अपनी कहानी शुरू कर दें। लेकिन रिड्यूस इकोलोन फॉर्म आपकी और ये डिफरेंट आ सकती है, लेकिन अगर ये भी रिड्यूस तक जाए और आप भी रिड्यूस तक जाए, भले कोई भी ऑर्डर में जाए, दोनों का एंड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि अब यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन करूं, व्हाट ऑपरेशन शुड हियर राइट हियर? R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, सही है ना। जब ये 3 माइनस 3 को आप माइनस करेंगे, 3 में से 0 हो जाएगा, ये -9 होगा, और ये जो है सॉरी ये +9 हो जाएगा, और जब आप -9 में 7 में ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, राइट। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब बताओ जनाब इसके बाद क्या हुआ होगा, राइट, जस्ट टेल मी। देखें, अब इसके बाद फिर वही चीज आ गई जो मैं पहले कहता हूँ, आपने जो है ना बेसिकली अब इसको 0 करना है, इस 3 को क्या करना है, 0। अच्छा, पिछले केस में आपको याद होगा ना, हमने उसको 1 नहीं किया था, उसकी मदद से वो -5/2 और +3/2 कर रहे थे ना। लेकिन मैंने कहा था ना उसका 1 भी कर सकते। तो इस केस में इसने यही किया, पहले 2 को क्या किया, 1 किया है। अगली स्लाइड में नजर आ जाएगा आपको, तो पास नोट्स भी है ना। तो जब आप इसको हाफ करेंगे ना R2, तो फिर ये 1 बन जाएगा, 2 1 बन जाएगा, माइनस, और ये कन्वीनियंस होती है, फिर आगे ऑपरेशन में क्या होगी, आपको आसानी होगी, राइट। अच्छा, ये जो जुमला लिखा है ना आखिर, कवर द टॉप रो एंड लुक एट द रिमेनिंग, ये मैं इसलिए कहता हूं कि अब आपके पास इनका कोई काम नहीं है, आपने सिर्फ इसको देखना है। मैं वो जो वर्ड यूज करता हूँ ना, नॉर्थ वेस्ट, तो अब ज्यादा क्लियर हो गया। पहले नॉर्थ वेस्ट जो था ना वो ये वाला था, ठीक है। अब जब एक रो, एक कॉलम जब बन गया पिवट कॉलम, तब उसको हटाएं, उसको भी हटाएं, अब सारी कंसंट्रेशन यहाँ पर है। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है। तो हम अगले स्टेप में जाके क्या करेंगे, 2 को 1 कर देंगे। तो अब जो मैं आगे लिखूंगा वहां क्या लिखूंगा, R2 इज इक्वल टू हाफ R2। ठीक है, तो अब चलें आगे। ऑलराइट, सो लेट्स गो फर्दर। ओके, राइट, ओके, तो ये ऑपरेशन तो आपको समझ आ ही गया है ना। फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट द रिड्यूस इकोलोन फॉर्म। ठीक है, एक मिनट, मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा आगे चले गए, थोड़ा पीछे जाना है ना। हाँ ठीक है, हाफ कहाँ किया था यार, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सही है। ओके जी, तो हम यहाँ पहुंचे हुए थे। हाँ, हमें यहाँ ऑपरेशन लिखना है ना, यहाँ पे ऑपरेशन बताओ, R2
R2 इक्वल हाफ R2। ठीक है, अब यहां पे भी ऑपरेशन बताते हैं जो आगे पहुंचे हैं आप। यहां पे लिखना है ना ऑपरेशन। सो व्हाट्स द ऑपरेशन हियर? क्या लिखूं? R3 इज इक्वल टू R3, आगे क्या लिखूं? माइनस बोले ना, पहले प्लस की आवाजें आ रही थी। -3R2। बस जनाब, क्या आ गया? एकोलोन फॉर्म आ चुकी है ना, खत्म होगी बात। लेकिन मेरा ख्याल है उसने शायद रेड्यूस एकोलोन की भी फरमाइश की है। किसकी फरमाइश की है? रेड्यूस एकोलोन। तो अब चलें, अभी हम आगे नहीं जाते, हम यहीं बैठ के डिस्कस करते हैं। रिड्यूस के लिए क्या मतलब, क्या करना, क्या किसको क्या करना है, बस ये बता दो। 3 को 1 बनाना है और इस -9 को 0 करना होगा और इन दो एलिमेंट को भी क्या करना होगा? 0 करना होगा। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी ऑर्डर में चलें, जैसे मैंने कहा है वैसे चलें, या आप कहें नहीं सर मैं पहले -9 को जो है ना वो 0 करूंगा, वो भी कर सकते हैं। बाद ये कहेंगे नहीं जी मैं पहले ऊपर का जो 6 है और जो ऊपर का 1 है मैं इसको 0 करूंगा। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई। एंड ऑफ द डे तो ये चारों एलिमेंट 0 करना है ना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप एक काम करते हैं ना तो आपको तो नजर आ रहा था कि 4 एलिमेंट को हमने एडजस्ट करना है, लेकिन जब आप एक एलिमेंट को एडजस्ट करते हैं तो एक आध खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। तो वो जरा देख लें, ये नहीं समझेंगे एक होगा फिर मतलब 4 को करना है, फिर 3 को करना है, फिर 2 को नहीं। एक जब हो गया ना तो फिर देखेंगे अब क्या रहना है, हो सकता है कुछ खुद ब खुद हो जाए। ओके, तो इसने इन हैंडआउट्स में अगर आप देखें तो इसने पता क्या किया है? इसने पहले ये वाले 2 एलिमेंट को 0 किया है, यानी ये इधर से चला है। कहां से चला है? राइट से चला है। सबसे जो आखिरी लीडिंग एलिमेंट है ना 1, ये है ना आखिरी, इसकी मदद से जो है ना इसके ऊपर 2 0 किए। तो ऑपरेशन यही बताते हैं जल्दी से क्या होगा। R1 इज इक्वल टू R1, यहाँ बताओ ना इसको 0 करने के लिए, -6 R3, ये 3 है ना, ये नीचे वाला 1, फिर उसको नीचे उसके पिछले वाला करेंगे तो आप उससे कौन सा ऑपरेशन करेंगे? R2 इज इक्वल टू, हाँ R2 माइनस R3 करेंगे ना वहां पे। ओके, तो चलते हैं आगे, बस सही है। राइट, ओके, यहाँ पे तो मौजूद थे ना, हम यहाँ पे जाना चाह रहे हैं जी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। हमने जो लास्ट था वो हमने डिसाइड किया था ना कि हमने ये 2 एलिमेंट्स क्या करने हैं। हमने ये 2 एलिमेंट क्या करने? 0 करने ना। तो ये लास्ट टाइम डिसाइड हो चुका, तो ऑपरेशन भी डिसाइड हो चुके थे, तो यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं भाई? हाँ देखिए, मैंने जो आपको एक हिंट दी थी ना कि जब आप कोई काम करते हैं एक को तो दूसरा खुद को याद है ना, कि ये वाला जो -9 है ना, ये पहले इसको 0 करना है -9 को, वो यहाँ पे 0 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है? 3 को 1 करना है, वो यहाँ पर हो गया। सो दिस इज द रिड्यूस्ड एकोलोन फॉर्म। ठीक है, यही होता है ना रिड्यूस में। ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? ये जो 3 एलिमेंट्स हैं लीडिंग एलिमेंट्स हो गए ना, तो लीडिंग एलिमेंट्स 1 है, ऊपर नीचे सब क्या है? 0 है। कोई 0 वाली रो है ही नहीं, अगर होती तो बॉटम पे होती। तो दिस इज द रिड्यूस एकोलोन फॉर्म। ओके जी, अब क्या करें, अब आगे चलते हैं। ओके, अगले पेज पे क्या कह रहा है ये जी? सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। अच्छा, अभी तक ये जो सारा काम कर रहे हैं ना, लग ऐसा रहा है कि पता नहीं कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ रहे हैं। असल में मैट्रिक्स थ्योरी एक टूल है। हमें क्या करना होगा? सिस्टम सॉल्व करना होगा। तो ये जो सारी मैट्रिक्स बन रही हैं ये सिस्टम की क्या है? आगमेंटेड मैट्रिक्स हैं। फिर उस पे ऑपरेशन होते हैं और एंड में जाके देखिए, शुरू में तो सिस्टम से आप मैट्रिक्स लिखते हैं, एंड में जाके आप मैट्रिक्स से सिस्टम लिखते हैं। ठीक है,
अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, वरना बाद लोग तो लिखते नहीं हो, कहते हैं मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, मुझे सब पता है कि कौन से नंबर किस रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से नंबर किस कॉलम को कर रहे हैं, कौन सा राइट हैंड साइड। तो बाद लोग नहीं लिखते हैं, बाद लिखते हैं, लेकिन बहरहाल इसने काम किया है, आगे जाके इसको लिखा है। तो हम देख लेते हैं इसने क्या लिखा है भाई। जी, ये आ गया, सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। ओके, जी जनाब। देखें, ये पता क्या किया इसने काम, ये मैं बताता हूँ क्या काम किया है। ये वो नहीं है जो हमने लास्ट पेज पे देखी थी। ये असल में एक सिस्टम था ओरिजिनली, हमें उससे कोई बहस नहीं कौन सा था, उस पे ऑपरेशंस किए गए थे, किस पे, आगमेंटेड मैट्रिक्स में, और उसको रिड्यूस इकोलोन फॉर्म में लाके छोड़ दिया था। अब हम जो है ना डिस्कस करना चाह रहे हैं कि भाई इसमें सॉल्यूशन है या नहीं। चलें सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें, इज इट कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। हाँ, नॉन कंसिस्टेंट कब होता, चलो ये बता। नहीं, दोबारा से बताएं। हाँ, ये सही है। देखें, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो वो तो सिर्फ ये होता है कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। वो तो वो नहीं है, ये सही कह रहे हैं। इकोलोन फॉर्म या रिड्यूस इकोलोन फॉर्म में एक ऐसी रो आ जाए जिसमें एवरीथिंग इज जीरो एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट, वो फिर क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसमें ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, ज्यादा है नहीं इनकंसिस्टेंट, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। मिसाल के तौर पे चले मैं पूछता हूं, अगर ये जेंटलमैन जो है वो जीरो हो जाए, फिर आप क्या कहोगे, फिर ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ना। इसलिए कि फिर इसका मतलब पता क्या होगा, 0x1 प्लस 0x2 0x3 0x4 वो सब जीरो हो गया, इज इक्वल टू 7। तो 0 इज इक्वल टू 7, ये तो एक बेकार सी चीज है ना, वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस केस में ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ है, जैसे मैंने कहा था ना कि बाज लोग जो हैं वो डायरेक्ट यहाँ से भी काम कर सकते हैं। अब क्या है ऑब्जेक्टिव, सिस्टम को सॉल्व करना, लेकिन आपने इक्वेशन लिख ली। अब इसमें मजे की बात यह है कि आपके पास ये x5 तो आ गया, इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो नजर आ रहा है। मगर बाकी जो 4 वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, कैसे उसकी वैल्यूज निकलेंगी। सिस्टम का तो मतलब ही होता है ना कि हर वेरिएबल का एक वैल्यू आनी चाहिए। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं, चलें ऐसे बना लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, 3 सोल्यूशन लिख रहा हूं, S1 S2 S3, और यहां मैं वेरिएबल लिख रहा हूं x1 x2 x3 x4 x5। चलें जनाब, तो पहले मैं पूछता हूं जो वहां बैठे हुए ऑनलाइन एंजॉय कर रहे हैं, तो भाई कोई भी बता सकता है कि एक सोल्यूशन इस सिस्टम का मुझे बता सकते हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए। एक काम मैं कर देता हूं आपके लिए, 20% काम मैं कर देता हूं, कोई भी सोल्यूशन लेंगे उसमें ये क्या होगा, इसको तो आप छेड़ नहीं सकते ना इसलिए वो तो पार्ट ऑफ द सिस्टम है, x5 इज इक्वल टू 7। अब वैरायटी कैसे आएगी जी, ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी बोलो यार, कोई भी तो बोलो। हेलो, नहीं बोल रहे, नाराज हो गए। चलो यहाँ से बताओ। हाँ, एक मैं ये सोच रहा था कि अगर हम x3 को कर दें 5 और x4 को कर दें 0, तो क्या पॉसिबल है कि ये सेटिस्फाई हो? आपने कहते हैं ना वो दुखती रग पकड़ ली, राइट। आप कह रहे हैं x4 को 0 कर लो, ठीक है, यही कह रहे हो ना। और x3 को 5 कर दें। मैं आपको थोड़ी और मदद करता हूँ, आप x2 को भी 0 कर लो, ठीक है। अब क्या आ गया, x1 वो 0 हो जाएगा। बस ये सोल्यूशन है, आप करके देख लो। अब देखिए एक दफा आ गया ना, वेरीफाई कर सकते हो, उठाओ इनको वैल्यूज, x1 की जगह 0 रखो, x2 की 0 रखो, और x4 की जगह 0 रखो, बराबर 0 आ गया। तो पता आया कैसे,
असल में अगर आप गौर करें, ये जो दो वेरिएबल्स है ना x2 और ये जो मेरा भाई है x4, इनको अगर हम अपनी पसंद की वैल्यूज दें तो हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब आप इनको वैल्यूज दे देंगे, फिर हम जो है ना x1 की वैल्यू सिस्टम से निकालेंगे। तो यही काम किया है कि x4 को जब मैंने 0 किया और x2 को 0 किया, तो ये तो है ही नहीं। अब जब ये है ही नहीं तो क्या बचा, जरा सोचो, क्या लिखा हुआ, x1 is 0, x3 is 5, यही तो मैंने लिखा है, x1 0 और x3 is 5, x5 तो ऑलरेडी 7 है। तो ये जो खास नंबर है ना दो, कौन कौन से, x2 और x4, वो यही तो हैं, ये जो लिखा हुआ है ना फ्री वेरिएबल, ये हैं x2 एंड x4। अब आप जरा डेफिनेशन समझना चाहें तो समझ लें। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो लीडिंग नहीं होते हैं। मेरे ख्याल पहले उल्टा काम कर लें, पहले बेसिक लिख देना। बेसिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो लीडिंग कॉलम को करस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक कॉलम कौन कौन से हैं, पिवट कॉलम कौन कौन से हैं, ये रहा ना पिवट कॉलम, ये पिवट कॉलम है, ये पिवट कॉलम है और ये पिवट कॉलम है। इसका मतलब है 1, 3 एंड 5 ये क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल्स होंगे। और पिवट कॉलम्स तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं ना आपके पास। ये पिवट कॉलम जो है यहाँ लिख लेते हैं, C1 पिवट कॉलम है, और कौन सा कॉलम है भाई, C3 है, और क्या है, सॉरी C1 है, ये मैं क्या लिख दिया यार, ये गलत लिख दिया ना मैंने, बेसिक वेरिएबल्स। आप जरा बताया नहीं मुझे, आपने मुझे क्या लिखना चाहिए था। देखिए पिवट कॉलम पहले लिख लेना, यही तो मैंने जल्दी कर गया था ना। C1, C3 और C5 क्या है आपके, एक मिनट, C1, C3 एंड C5 ये पिवट कॉलम है ना, C1, C3 और C5। लिहाजा X1, X3 और X5 क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल्स होंगे, और जो बच गए वो क्या होंगे, फ्री। यानी फ्री वेरिएबल उन कॉलम को करस्पॉन्ड करते हैं जो नॉन पिवट हो। कौन से कॉलम हो, नॉन पिवट। अब यहीं से आइडिया निकलता है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना फ्री, वो कहता है ना ये चीज फ्री है तो कोई भी उठा के ले जाए उसको, तो ये फ्री वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू दे दें आप। तो मैंने क्या दिया है इनको, x2 को भी 0 दिया है और x4 को भी 0 दिया है, लेकिन चूंकि ये फ्री है, आपको अगर ये अच्छे नहीं लग रहे 0 0, तो आप एक काम करो ना, इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो, या इसको 1 कर दो और इसको 0 कर दो, या कुछ और कर लो, आपकी मर्जी है। तो जब मैंने ये 1 एंड 0 किया है, तो अब जरा मुझे बताएंगे कि x1 और x2 की वैल्यू क्या आ गई। ये x2 को मैंने 1 कर दिया, x4 को मैंने 0 कर दिया। जल्दी से बताओ x1 की वैल्यू क्या है, क्या, -6 है ना भाई। जब मैंने इसको 1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, तो उधर चला जाएगा तो -6 आ जाएगा, वो तो 0 है। अच्छा आप जरा इधर बताओ, x3, x4 तो वैसे ही 0 है, तो x3 तो वही 5 होगा। आ गया सोल्यूशन। अब ये तीसरा बताइए जरा, इसमें x1 की वैल्यू क्या हो गया। अब ये उल्टा हो गया ना, मैंने x2 को जो है वो 0 किया हुआ है और x4 को क्या किया हुआ है, मैंने 1 किया हुआ है। तो अब बताओ x1 की वैल्यू। x1 -3 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, -3 हो गया। और x3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा जी, 5 + 8। तो आपने देखा मैंने 3 सोल्यूशन लिखे हैं ना, तो अब आप इन्फिनिटली में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि असल ये है कि आपने जो है ना, ये जो दो बेचारे हैं ना x2 एंड x4, इनको अपने कंट्रोल में ले लिया है, इसलिए कि ये क्या है, फ्री वेरिएबल्स हैं। तो सिस्टम के इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन जब ही आते हैं जब कुछ कॉलम्स पिवट कॉलम्स ना हो, वही फ्री वेरिएबल होते हैं। अगर सारे कॉलम पिवट कॉलम्स हो गए ना, तो सिर्फ आपके पास वन एंड ओनली वन सोल्यूशन आएगा, आपके पास चॉइस ही नहीं होगी। जैसे यहाँ नजर आ रहा है ना, x5 is 7, वहां नजर आ रहा होगा x1 is 3, कुछ भी नहीं होगा उस रो में, x2 is equal to 9, आगे पीछे कुछ नहीं होगा। राइट, तो क्लियर हो गया कि और अगर आखिरी कॉलम पिवट कॉलम हो तो फिर क्या होगा, कोई बताएगा जल्दी से। लास्ट कॉलम अगर पिवट कॉलम है तो क्या कहोगे उस सिस्टम को, यार वही तो है जो आपने कहा था, आप कह रहे थे ना 0 is equal to नॉन जीरो, तो वो ट्रांसलेट इसी में तो होता है कि आखिरी कॉलम अगर पिवट कॉलम हो गया, आखिरी कॉलम, तो किसी रो में सब 0 होंगे ना। देखिए पिवट कॉलम का मतलब है कि उसमें एक लीडिंग एलिमेंट है
और जब हम कह रहे हैं आखिरी कॉलम पिवट कॉलम है तो आपको याद है इनकंसिस्टेंट तो आपको याद है ना कि फिर उस रो में अगर एक पिवट एलिमेंट आ गया तो और कोई पिवट एलिमेंट नहीं होगा, यानी सिर्फ एक लीडिंग एलिमेंट है वो आखिर में, तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया ना। तो ये भी लिख लें। तो मैं जरा समराइज कर दूं कि अगर लास्ट कॉलम पिवट कॉलम आ जाए तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, और अगर लास्ट कॉलम नहीं है तो वो फिर क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। जब कंसिस्टेंट होता है तो फिर दो चॉइसेस होती हैं, कौन सी, यूनिक एंड नॉन यूनिक। तो यूनिक कब होगा, यूनिक तब होगा जब कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं होगा। तो आप इस तरह कह लो ना, यूनिक जब होगा जब एवरी कॉलम अदर देन लास्ट कॉलम आर पिवट कॉलम। हाँ, अदर देन लास्ट कहना जरूरी है, ठीक है। जी सर। और अगर कोई एक कॉलम जो लास्ट नहीं है लेकिन वो फ्री है, वो पिवट कॉलम नहीं है, तो फिर सिस्टम क्या हो जाएगा, उसमें फ्री वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है। और सिस्टम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आ जाएंगे उसमें। ओके जनाब, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने तो ये लिख दिया ना सोल्यूशन, ये तो सिर्फ मोटिवेट करने के लिए था, लेकिन इसको अगर लिखेंगे ना ऑफिशियली कैसे लिखेंगे, अब वो मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हम जस्ट मोटिवेट कर रहे हैं यार, ये जो मसला है, क्या मसला, ये फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन क्या होते हैं। तो वो यही होते हैं कि फ्री वेरिएबल्स को आप अपनी पसंद की जो वैल्यूज देना चाहें दे दें, उसके करस्पॉन्डिंग बेसिक को एडजस्ट कर लें, आप सोल्यूशन आ जाए। अब इसका ऑफिशियल तरीका जो है वो मैं बताता हूँ लिखने का। वो ऑफिशियल तरीका ये होगा कि पहले तो इसको ऑपरेशन क्लीन अप कर लेते हैं। हो गया ऑपरेशन क्लीन अप। अच्छा, अब पता क्या होगा, अब मेरे ख्याल है हम एडमिट कर लें, एक और भाईजान आ गए। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी सिस्टम को जो है ना हम यहाँ भी लिख सकते थे, या मेरे ख्याल ऐसा करता हूँ मैं यहीं लिखता हूँ ताकि आपको फिर थोड़ा लिखने में डिस्कशन हो जाती है। अब पता मैं क्या करूंगा, इसमें फ्री वेरिएबल कौन कौन से हैं दोबारा से लिखूंगा, x2 एंड। अब आप एक काम करो, ये जो सिस्टम में नजर आ रहे हैं ना फ्री वेरिएबल्स, आप उनसे कहो भाईजान आप सब लोग जो है ना शिफ्ट हो जाए राइट हैंड साइड पे। तो x1 किसके बराबर हो जाएगा, -6x2 -3x4, ठीक है, हो गया ना। पहली इक्वेशन से भाई मैंने कहा फ्री वेरिएबल जो है आप प्लीज राइट हैंड साइड पे तशरीफ ले जाएं। तो यही तो फ्री वेरिएबल्स है ना, ये और ये। अच्छा, आप ऐसा करो थोड़ी सी जगह छोड़ दो, x2 के लिए मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है। अब x3 को बताओ, x3 को भी हम यही कह रहे हैं कि भाई फ्री वेरिएबल साहब आप उधर चले जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये 4 + 5 + 8x4, ठीक है। फिर मैंने कहा x4 के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, x5 तो है 7, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने छोड़ी है ना जगह, आप सिर्फ ये लिख दो, क्या देखें x2 की कोई वैल्यू फिक्स तो नहीं है ना, वैल्यू तो है फिक्स नहीं है, तो आप लिख दें x2 इज फ्री, x2 इज फ्री। और यहाँ पे क्या लिख दूं भाई, x4 इज फ्री। बस इसी का नाम है जनरल सॉल्यूशन। क्या नाम है इसी का, जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें आइडिया क्या है, देखें इसमें अब कन्वीनियंस हो गया ना, आपने फ्री वेरिएबल यहां लेकर चले गए ना, अब आप x2 x4 को वैल्यू देते रहें, सिंपलीफाई करते रहें, आपके पास वैल्यू आती चली जाएगी, किसकी, x1 की और x4 की। तो ये जो दो वेरिएबल्स है ना x2 एंड x4, ये कहलाते हैं पैरामीटर्स। क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स। यानी फ्री वेरिएबल तो है ही, इनका एक नाम तो फ्री वेरिएबल्स है, दूसरा क्या है कि ये फ्री वेरिएबल एक्ट करते हैं एज ए पैरामीटर्स। और ये वाला जो सोल्यूशन है ना, इसको कहते हैं पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। इसलिए कि इसमें हमने जो दो वेरिएबल लिए ना x2 एंड x4, वो फ्री हैं, वो एज ए पैरामीटर काम करेंगे। ओके, और जब फ्री वेरिएबल हो तभी तो क्या आते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। क्या आते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये जो सारी अभी मैं डिस्कस किए ना, अगले पेज पे आपको वो सारा लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। पहले ये सब समझ के क्लियर कर दूं, आप बता दो आपने अभी क्या कहा है, फ्री, फ्री का मतलब फ्री कोई भी वैल्यू नहीं। देखिए इसका आइडिया तो यही है ना, इस तरह लिखने में फायदा नहीं हुआ कि जब फ्री वेरिएबल सब इधर आ गए तो आप जो मर्जी दे दो भाई,
लेकिन उसके बाद उसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे ताकि वो बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाए ना, ठीक है। अच्छा, बाद बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं नहीं जी मैं तो किसी फ्री वेरिएबल को नहीं मानता, ये है ना कौन सा x5, कह रहे मैं तो 7 हूँ, बस आप जो मर्जी खेल खेलते रहो x2 x4 की, मैं 7 रहूंगा, खेल खेलते रहो, x1 और कौन सा चेंज होता रहेगा, x1 और x3 चेंज होता रहेगा जब आप फ्री वेरिएबल को मुख्तलिफ वैल्यूज देंगे। हाँ, x5 फिक्स में बड़े बूढ़े वो फिक्स होते हैं, उनकी आदत नहीं बदलती ना दूसरे बदलते रहते। ओके, क्लियर करते हैं इसको, हम अब आगे चलते हैं। लेट्स गो टू अगले पेज पे चलते हैं जनाब। ओके जी, तो ये वही चीज है जो भी हम थोड़ी देर वही चीज है। तो फर्स्ट स्टेप्स में क्या होता है, इक्वेशन फॉर्म सिस्टम इज रिटन एज दिस, सॉल्व ईच इक्वेशन, ये वही चीज थी ना जो मैंने आप पहले की थी, यानी ये वाली जो है ना, सॉल्व ईच इक्वेशन फॉर बेसिक वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स इफ एनी इन द सॉल्यूशन। तो मैंने यही किया ना, ये वही काम किया है मैंने, बेसिक को क्या लिख दिया इन टर्म्स ऑफ फ्री, यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, बेसिक को इन टर्म्स ऑफ क्या है, फ्री, और जो फ्री है उनको लिख दिया कि भाई आप लोग फ्री हैं। अब जनरल सोल्यूशन क्या है, provides a parametric description of the solution। तो ये जो वेरिएबल्स है ना, ये इनको हमने क्या ले लिया, एज ए पैरामीटर ले लिया। अब ये जुमला कह रहा है, साहब पूछ रहा है व्हाई, तो आप तो बता दो यार, कई दफा हो चुका है, कहते हैं ना द अबव सिस्टम हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, व्हाई, हाँ yes why, because the system has free variable so it has infinitely many solution। अब ये भी कह सकते हैं कि system has parameter in it, अगर आप x2 और x4 को क्या ले रहे हैं, पैरामीटर ले रहे हैं, ठीक है, ओके ऑलराइट। अच्छा, अब आगे जो है वो मैं ख्याल प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, लेट्स हैव ए प्रैक्टिस। ओके, चलें जी प्रैक्टिस करते हैं, मजीद प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, पहले क्लीन अप ऑपरेशन, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, आप ये देखें ऊपर एक हेडिंग डली हुई है, हाँ जी, इसका मतलब पता क्या है, जब आप सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं ना, तो मैंने आपसे यही कहा था ना, असल में पहले हम पता क्या करते थे, हम कहते थे कि कंसिस्टेंट है या नहीं, वो असल में उसको एक दूसरे तरीके से भी मैथमेटिशियन कहते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब यही है कि भाई ये सिस्टम लिख दिया, इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वो दूसरा सवाल क्या करते हैं, वन सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस का तो आपको मतलब समझ में आ गया है ना कि ये पहले तो, अच्छा एक और चीज भी है, आपने इसका जवाब देना है ना एग्जिस्टेंस का, और इसका जवाब देना है, तो आप इकोलोन फॉर्म से भी सारी चीजें निकाल सकते हैं। जब आप एक्चुअल सोल्यूशन लिखते हैं ना, तो फिर आपको रिड्यूस इकोलोन फॉर्म की जरूरत होती है। बाज लोग तो इकोलोन फॉर्म से भी सोल्यूशन लिख देते हैं, लेकिन वो जरा टीडियस डिफिकल्ट होता है, तो व्हाई गोइंग दैट। तो पहले दो क्वेश्चन जो होते हैं ना, कौन सा, ये वाला एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, ये आप इकोलोन फॉर्म पर पहुंचने के बाद भी दे सकते हैं। तो भाई एग्जिस्टेंस का मतलब यही है ना कि लास्ट कॉलम क्या हो, पिवट कॉलम ना हो। तो अगर पिवट कॉलम नहीं है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो पिवट कॉलम लास्ट इकोलोन से ही पता चल जाता है और रिड्यूस से भी पता चल जाता है, ठीक है। और जब आप ये कहते हैं यूनिकनेस, तो वो आप देखते हैं कि सिस्टम में फ्री वेरिएबल है या नहीं, यानी वो देखते हैं कि क्या इससे कॉलम्स हैं जो पिवट नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाता है, मेनी सोल्यूशन। लेकिन जब आप एक्चुअल सोल्यूशन लिखते हैं, तो फिर आपको रिड्यूस इकोलोन फॉर्म ज्यादा सूट करती है। तो ये कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स थी, इसके इन्होंने रो ऑपरेशन किए हैं, लेकिन ये जहां पर पहुंचे हैं वो इकोलोन है, रिड्यूस नहीं है। क्या है, इकोलोन है, लेकिन वो सारे जवाब तो अब भी आ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है इसका जरा मतलब बताओ, ये जो दो लाइनें हैं, नो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 0 is equal to c where c is not equal to 0, the system is consistent। मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, लास्ट कॉलम इज नॉट पिवट कॉलम, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये दोनों एक ही चीजें हैं। फिर मैं ये कहूंगा कि साहब इसमें दो वेरिएबल्स फ्री हैं,
कौन कौन से हैं जरा इसमें बताओ। इसमें वो नहीं है जो अभी पिछले देखा था, जरा डिफरेंट है। कौन से फ्री वेरिएबल्स हैं? थर्ड एंड फोर्थ है ना, इसलिए कि ये वाले जो दो कॉलम्स है ना, ये ना तो ये पिवट कॉलम है ना ये पिवट कॉलम है, लिहाजा ये दोनों वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये आ गया ना x3 एंड x4 और फ्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जी बोलो। ठीक है सर, हाँ बस कंफर्म करा। ठीक है, क्या कहा, आवाज नहीं आई आपकी। हेलो, ठीक है जी। तो कंसिस्टेंट सिस्टम और फ्री वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट विद नो फ्री वेरिएबल का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एक, हाँ वन। ओके, चलिए जनाब, अच्छा जी, अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 2। चलें आगे चलते हैं। ओ सॉरी, पहले इसको क्लीन अप कर लेते हैं। ओके, तो हो गया था ना, आगे चलो भाई। ऑलराइट, ठीक है। ये एक और एग्जांपल्स आ गई है ना भैया। अच्छा, इससे आप कंफ्यूज नहीं है कि नीचे लिखा है पेज 11, आपके पास पेज 5 आ रहा होगा। तो इसका भी एक रीजन है। डेविड सीले ने ना दो डिफरेंट पीडीएफ बनाई हैं। एक पीडीएफ उसने बनाई है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो आपको दिए है। दूसरी उसने बनाई है शो करने के लिए। ठीक है ना, तो वो जो शो वाले दो पेज है ना, वो हैंड आउट में एक में चेंज हो गए। मनी सेविंग कर रहा है यार वो बेचारा वहां बैठ के। तो मैं जो आपको देता हूँ वो हैंड आउट वर्जन होता है, और जो यहाँ चल रहा होता है वो कौन सा होता है, कौन सा? वो यार कोई भी ले लो, ये कोई कंप्यूटर, देखें कंप्यूटर साइंस मैंने पहले दिन बताया था बहुत यूज होता है, लेकिन ये थ्योरी जो है ना 100 साल पहले पूरी तरह मेच्योर हो गई है। ये तो आप कोई भी ले लें, वो जो नए नए एडिशन आए हैं ना, वो सिर्फ ये है कि वो जो नई नई एप्लीकेशन होती है ना उसकी वजह से आए हैं। राइट, 20 साल पहले डेटा साइंस नहीं था, उससे पहले पता नहीं वेब भी नहीं था, लेकिन लीनियर जरूरत तो हमेशा से था ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, तो ये दूसरी एग्जांपल है। अभी क्या हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ये वो क्लासिकल एग्जांपल है। दो वेरिएबल्स हैं लेकिन इक्वेशंस कितनी है यहाँ पे, 3 है ना। तो अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि जितने वेरिएबल्स हों उतनी इक्वेशंस होंगी। नहीं, ऐसा कोई कहानी नहीं है भाई। वो मैट्रिक में और 8 क्लास में होता होगा। यहाँ पे वेरिएबल्स कम हो सकते हैं, इक्वेशन ज्यादा हो सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है। क्या उल्टा क्या होगा, वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशंस क्या है, कम है। नॉर्मली आप जो देखते हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या देखते हैं, सेम देखते हैं। अच्छा, जरा इसमें एक और बात सुन ले और से, अगर 2 वेरिएबल्स हो ना, और अगर 3 या 4 या 5 इक्वेशंस हो, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि या तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, या फिर जो फालतू रोज हैं, फालतू से मुराद ये है ना कि यहाँ पे 3 रोज है ना, कॉलम्स कितने हैं, 2, तो एक 0 रो में कन्वर्ट होनी होनी है। हो गई ना, ये देखें। इसलिए कि जब आपके पास 2 डायमेंशन में 3 इक्वेशनें होती है ना, तो या तो एक इक्वेशन उन दो का कॉम्बिनेशन होती है, या वो इक्वेशन उन दोनों को क्या कर रही होती है, कंट्राडिक्ट कर रही होती है। तो इसमें जो थर्ड इक्वेशन है वो कंट्राडिक्ट नहीं कर रही पहले दो को, ये उसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, थर्ड रो। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ये बता दें, ये तो सही है ना, ये वाली चीज, ये तो कोई इशू नहीं है ना। ये तो आपने सिर्फ क्या किया है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिया ना सिस्टम की। आगे बताओ जरा, आगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, सॉरी, फर्क है दोनों में। ये आगमेंटेड मैट्रिक्स है, अगर कोई सिर्फ ये लिखता ना, ये कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स विद राइट हैंड साइड इज आगमेंटेड मैट्रिक्स। ये पूरी आगमेंटेड मैट्रिक्स है।
और अगर पहले 2 कॉलम ले लें तो वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे ऑपरेशन क्या हुआ होगा? बोलो। देखिए, आपने इनको सही कहा। आमतौर पे तो हम इस पे लगे रहते हैं ना कि साहब पहले इसको हम 1 कर लें, पहले हम इसको क्या कर लें, 1 कर लें, फिर इसकी मदद से नीचे हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो इसने ऑपरेशन लिखे नहीं, हम कर देते हैं। इससे ज्यादा बेहतर ये है कि पहले थर्ड वाला जो -2 है ना, उसको 0 कर दें, इसलिए कि सेकंड रो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जगह बहुत है मेरे पास नीचे, मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिख रहा हूँ। 3 4 -3 2 5 5 0, आगे बताओ क्या होगा, 2, आगे क्या होगा, 6। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मुझे बताइए क्या करना है। इस जो है ना 2 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये चीज जो है ना ये इसमें चेंज हो जाएगी। 3 4 -3 2 5 5 0 1 3। ठीक है, लेकिन ये कोलन फॉर्म नहीं है। कौन सा वाला स्टेप? कौन सा? 0 2 6 यार, 2 से डिवाइड कर दिया ना, हाफ R3 इज इक्वल टू हाफ R3। ठीक है ना, अब क्या करो, इसको 0 करना है ना। हम रिप्लेस नहीं कर सकते सेकंड जी? रो को थर्ड रो को, हम रिप्लेस नहीं कर सकते सेकंड रो को थर्ड रो को। सेकेंड रो को हाँ, ये करोगे ना, पहली रो को आप मतलब है माइनस क्या नंबर बताओ क्या लिखूं, -2/3। मतलब है कि ये जो नंबर है ना, इसको मैं -2/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, जब करूंगा ना नीचे, तो 2 0 हो जाएगा ना। 3 और -2/3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, -2 होगा ना, और उस 2 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ उसका इफेक्ट लिखूंगा। ये तो 0 हो गया ना। दूसरा नंबर बताओ, 5 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 -8/3। ठीक, 1 मिनट, कैसे हो गया यार? 4 को आप -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -8/3 नहीं आएगा? फिर उसको आप 5 में ऐड करेंगे तो 7/3 हो जाएगा मेरा ख्याल। अगर कोई मिस्टेक है तो अभी बताओ, तो आगे जाके बड़ी मुसीबत होगी ना। अगला नंबर बताओ, ये 5 क्या हो जाएगा, ये 5 किस में चेंज हो जाएगा? 5 जो है वो +2 आ जाएगा ना, तो ये 7 में चेंज हो जाएगा, ये वही रहेगा 0 1 3। अच्छा, अब क्या किया जाए? क्या करें? अब ये करो यार, इसको भी 1 कर लो ना, इसको भी 1 कर लो। क्या करें इसको? 3 4 3 3.7 से 3/7 से मल्टीप्लाई करो ना, तो 0 1 3 आ जाएगा ये। किसमें? 1 मिनट मुझे ठहर जाओ। अब आप करो सेकंड रो जो है थर्ड रो में से माइनस कर दो। अच्छा, ये -3 है ना, थैंक यू, हाँ सही है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 3 4 -3 0 1 3 0 0 0। बस ये वही तो आ गया जो लिखा हुआ है आखिर में। ठीक है ना, आपने देखा इवन अगर एक छोटी सी एग्जांपल हो तो ऑपरेशन जरा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आई थी ना, ये देखें, ये वाला ये वाला। ओके, जैसे मैंने कहा था कि अगर 3 इक्वेशन है, 2 रोज है, तो एक रो को या तो पूरी तरह जाना होगा, एवरी एलिमेंट इज 0, या वहां पे कोई कंट्राडिक्शन आ जाएगी। यहाँ पे कंट्राडिक्शन नहीं आई। तो अब जो सिस्टम है ना, ये वाला जो है ना, अब इसका सिस्टम वर्जन क्या होगा? यही होगा ना 3x1, ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3x1 4x2 -3। ये यहाँ से आया है ना, ये पहली रो से आया है, ये आया है, ये पहली रो से आया है। और ये दूसरी रो में तो वैसे ही लिखा हुआ है सीधा सीधा, x2 = 3।
तो अब ये मुझे बताओ कि ये सिस्टम, बल्कि लिख ही दिया यार नीचे, कंसिस्टेंट है और फ्री वेरिएबल कोई नहीं है। फ्री वेरिएबल तो जब आता है ना जब कोई कॉलम अदर देन लास्ट पिवट हो जाए। तो x2 भी फ्री है, सॉरी x1 भी बेसिक है और क्या है x2 भी बेसिक है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि अगर आप इसको नेचर वाइज कहें इक्वलोन ओके है, लेकिन जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो आपको बेहतर है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिड्यूस इक्वलोन फॉर्म में ले जाना चाहिए ताकि आपको सोल्यूशन लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये काम जो है ना कैसे करोगे जरा मुझे बताओ। टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो भी है ना, हम कर सकते हैं। जल्दी से बताओ, यहाँ से 3 4 - 3 0 1 3 इसको हम इक्वलोन फॉर्म में ले जाना चाह रहे हैं। हाँ, यू आर राइट, रिड्यूस इक्वलोन में ले जाना चाह रहे हैं। जल्दी बोलो क्या करूं। 1 और 4 को 0 करना हो, 4 को 1 करना। आप भी सही कह रहे हैं, वो जो घर में बैठे हैं वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले 4 को 0 कर लो, इससे कि जब आप 3 से डिवाइड करोगे ना फ्रैक्शन आ जाएंगे। अभी फ्रैक्शन नहीं है, करने दोनों ही है, 4 को 0 करना है, 3 को 1 करना है, लेकिन पहले 4 को 0 कर लेते हैं ताकि फ्रैक्शन के बगैर काम हो रहा है ना। तो मैं थर्ड रो लिख रहा हूं पहले। अच्छा, अब थर्ड रो को लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो तो 0 0 हो गई ना, खत्म, छोड़ो उसको, बाकी 2 रो है। तो मैं लिखता हूँ सेकेंड रो, मैं लिखता हूँ 0 1 3। इसकी मदद से मैंने 4 को 0 किया, तो ये तो 3 हो गया, ये 0 हो गया। अब वो वाला नंबर बता दो। -15 आएगा, बिल्कुल सही है। अब एक ऑपरेशन और कर दो, 1 0 -5 0 1 3। आ गया रिड्यूस इक्वलोन फॉर्म, आ गया यूनिकनेस, ये लिखा हुआ है कंसिस्टेंट सिस्टम विद नो फ्री वेरिएबल यूनिक। और आपको सोल्यूशन भी आ गया, मुबारक को। क्या है सोल्यूशन, क्या है इसमें, इस डब्बे में सब कुछ है। x1 की वैल्यू क्या है, हाँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -5, और x2 की वैल्यू क्या है 3। अब मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ, मेरे साथ साथ चलना। पहला नंबर -15 हो जाएगा ना जब x1 को 5, और वो आ जाएगा 12, तो -15 एंड 12 -3 हो गए। दूसरा क्या होगा, -10 एंड 15, वो भी 5 हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, +10 और -9, क्या होते हैं, +10 और -1। इसका मतलब है सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम क्या है, यूनिक है। ओके जी, क्लियर क्लियर। अब ये जो आखिरी वाली कहानी है ना, वो कहते हैं ना जो समरी होती है, राइट, क्या होती है, समरी। समरी देख लेते हैं भाई, समरी 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 समरी। ओके, समरी देखिए। हमने थ्योरम 2 एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, देखें ये जो 2 लाइनें लिखी हुई है ना, ये जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं, ये वही तो है कि लास्ट कॉलम अगर पिवट कॉलम नहीं है तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। पढ़ लें, a linear system is consistent if and only if the rightmost column of the augmented matrix is not a pivot column। और इसका वही मतलब होता है कि ये 0 0 0 बी टाइप की कोई चीज नहीं है, वेयर बी इज नॉन जीरो। बी 0 होगा तो वो इनकंसिस्टेंसी नहीं है, और अगर ये बी 0 होगा ना ये वाला, तो इसका मतलब होगा कि लास्ट कॉलम भी पिवट कॉलम नहीं है भाईजान। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या पॉइंट है, if a linear system is consistent then the solution contains either, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मेनी। आप दोनों एग्जाम्पल देख चुके हैं, अभी अभी जो हमने किया है वो यूनिक था ना, इससे पहले जो किया था, पहले 2 एग्जाम्पल वो सब कहां चली गई थी, नॉन यूनिक, इसलिए कि वहां पर क्या हो रहा था, नॉन पिवट कॉलम थे अदर देन लास्ट, वही फ्री वेरिएबल थे। तो ये भी हो गया। अब ये क्या है, ये देखें, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग रो रिडक्शन टू सॉल्व लीनियर सिस्टम। ये मतलब समरी बता रहा है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम, भाई यही करते हो ना। फिर क्या करते हो आप, रो रिडक्शन टू ऑब्टेन एन इक्विवेलेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन, क्या लिखा हुआ है यहाँ, रिड्यूस नहीं लेते। इसका एक मसला, इसका एक मतलब होता है, फर्ज कर ले सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो आप कहाँ भागे जा रहे हो, रिड्यूस इक्वलोन में। वो इनकंसिस्टेंसी तो कहाँ से पता चल जाती है, इक्वलोन से पता चल जाती है, तो जाएगी ना मेहनत।
लेकिन जब एक्लोन फॉर्म में आपको पता चल गया कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, तो फिर जैसे भी मैंने किए थे ना 3-4 स्टेप, तो फिर आप स्टेप करके कहां पर चले जाओ, रिड्यूस एक्लोन। उसमें क्या हो जाता है, आंसर क्लियर हो जाता है। ये यही लिखा हुआ है ना कि डिसाइड वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इफ नॉट स्टॉप, अदरवाइज गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप का मतलब वही है, कंटिन्यू रो रिडक्शन टू ऑब्टेन द रिड्यूस एक्लोन फॉर्म। अब क्या है, राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स ऑब्टेन इन स्टेप 3। 5 में क्या है भाई, स्टेट द सॉल्यूशन बाय एक्सप्रेसिंग ईच बेसिक, वो लिखा था ना मैंने, वो जो नॉन बेसिक उठा के मैं राइट पे ले गया था ना, ओके, फ्री वेरिएबल्स खत्म, ठीक, ओके। चले अब जरा कहते हैं इट्स गुड टू हैव थ्योरी, थ्योरी जरा थोड़ी सी देख लेते हैं, लास्ट वन। ओके, मेरे ख्याल में मुझे दोबारा जाके क्लीन अप ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्लीन अप। ओके भाईजान बताओ जनाब, क्या हो गया है, राइट राइट राइट, मुझे बताएं यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट a 4/6 matrix can have। अभी देखते हैं, अच्छा पहले आप जरा गौर से सुन लें, इसने सिर्फ मैट्रिक्स कहा है, आप इस चक्करों में ना पड़े कि ये एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है या ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इज प्योर लीनियर अलजेब्रा, उसको भूल जाए सिस्टम को। अब किसने कहा था 5, किसने कहा था 4, किसने कहा था? अच्छा पहले मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। देखिए जब 4/6 है ना, तो आपके पास 1 2 3 4 रोज होंगी ना। यहाँ पे क्या करूं, 1 2 3 4 5 6। देखिए मैंने आपको वही वार्निंग दी थी कि डोंट थिंक इट इज ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर सिस्टम। कहाँ लिखा हुआ है भाई, इट्स ए प्योर लीनियर अलजेब्रा। आप भी वहीं चले गए जो मैं मना कर रहा हूँ। ओ भाई पहले सुन लो ना कि ये एक प्योर मैट्रिक्स है, इसको आप किसी सिस्टम के साथ अटैच ना करें, सिर्फ क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, बस खत्म। अब बताओ ओ भाई जो पिवट होता है वो एक रो में 2 नहीं हो सकते ना। नहीं देखिए इस तरह से सोचें, 4 रोज है ना, एक रो में एक से ज्यादा पिवट नहीं हो सकता, तो 5 कहां से आ गए? ज्यादा से ज्यादा यहाँ 4 होंगे, हो सकता है 3 हो सकता है 2। चार होंगे तो वो फिर इनकंसिस्टेंट नहीं हो जाएगा आखिरी वाली। आप भी वही काम कर रहे हैं जो मैं मना कर रहा हूँ। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये मैट्रिक्स जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है? सही, ठीक है सर, ठीक है। तो आप समझ गए ना, सवाल पढ़ो ना, लार्जेस्ट पॉसिबल, तो 4 पिवट से ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा मैं जरा एक और सवाल पूछ रहा हूँ, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब ये बताओ जब 0 होगा, नो पिवट, तो वो मैट्रिक्स किस किस्म की होगी भाई? वो मैट्रिक्स खिलौना होगी, सारे एलिमेंट 0 होंगे। अगर सारे एलिमेंट 0 हो तो फिर कोई पिवट नहीं होगा, राइट? तो आप जरा थोड़ा सा सोचे करें ना, बिल्कुल कहते हैं ना ये चीजें होती हैं सोचने वाली, राइट? आगे चलो, बी, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स 6/4 मैट्रिक्स कैन हैव? ये भी वही हो गया, इसने उल्टा कर दिया, लेकिन बहरहाल अगर कॉलम भी हैं तो भी वही होगा ना। अब यहाँ पे 6 रोज होंगी, 1 2 3 4 5 6, कॉलम 4 होंगे, लेकिन 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, इसलिए कि 4 से ज्यादा का मतलब ये है कि एक कॉलम में 2 पिवट आ गए, तो वो भी नहीं है। तो इसका भी वही आंसर है कि मैक्सिमम कितने होंगे, 4 पिवट होंगे, राइट? अब सी में आ जाएं, हाउ मेनी सोल्यूशन डज ए कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम ऑफ 3 इक्वे, अब आ गया सिस्टम, 3 equations and 4 unknowns have y? How many solution does a consistent linear system of 3 equations, ये 1 2 3 है, और unknowns कितने हैं, 4। जल्दी बताओ। सर एक कॉलम 5 भी तो होगा कांस्टेंट्स के लिए। चलें लिख देता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा। ये देखिए पूरी पिक्चर इन्होंने बता दी है वहां से कि साहब एक कॉलम वेरिएबल 1 का, 2 का, 3 और एक राइट हैंड साइड होगा। अब ये कह रहा है हाउ मेनी सोल्यूशन डज इट, अच्छा देखें कंसिस्टेंट तो इसने खुद ही लिख दिया ना,
तो आप वो परेशान ना हो, आखिरी कॉलम कभी भी पिवट कॉलम नहीं होगा, राइट। अब आप अपना सारा कंसंट्रेशन यहां तक रखें, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, अब आगे चलते हैं। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसमें कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा, मगर इसमें तो हमेशा फ्री वेरिएबल होगा, आप कुछ भी कर लो। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि हर रो में पिवट होगा, दैट मींस कि 3 कॉलम पिवट होंगे, चौथा तो मौजूद है। अगर फर्ज कर लें कि एक रो सारी 0 हो गई तो 2 बेसिक होंगे, 2 क्या हो जाएंगे, फ्री। तो इसके अंदर एक वेरिएबल हमेशा फ्री होगा, हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो। लिहाजा कौन आ गया, करने दो ना यार। तो लिहाजा यहाँ क्लियर हो गया ना कि ये सिस्टम क्या है, नॉन यूनिक, ठीक है। हाउ सोल्यूशन हमेशा इन्फिनिट। क्लियर है? जी सर। अब हम आखिरी की तरफ चलते हैं, डी। Suppose that a coefficient matrix corresponding to a linear system is 4/6 and have 3 pivot columns. अब आप बताएं, how many pivot column does the augmented matrix have if the linear system is consistent? देखें इसने क्या कहा है, 3 pivot columns हैं, लेकिन आगे उसने क्या लिख दिया है कि अगर सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। इसका मतलब है कि आखिरी कॉलम तो नहीं हो सकता ना पिवट कॉलम, वरना इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अच्छा इनकंसिस्टेंट कह रहा है, अच्छा ओके समझ गया। इफ द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 होंगे ओरिजिनल कॉलम्स में, बिल्कुल ठीक है। हाउ मेनी पिवट कॉलम डज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैव इफ द लीनियर सिस्टम इज, नहीं एक मिनट यार, सबर। सपोज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 4/6। अच्छा नहीं, एक हिंट लिखी हुई है, देखें मैं बार बार इसीलिए कह रहा था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात कर रहा है, कोफिशिएंट की बात कर रहा है। और यानी कोफिशिएंट में ये हो रहा है कि आपके पास हाउ मेनी पिवट कॉलम डज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब बताओ जवाब। सर 4 होगा। आप आंसर आ गया 4 होगा, इसलिए कि जो कोफिशिएंट है उसमें 3 है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो आखिरी भी हो गया, लिहाजा 4 है। वेरी गुड, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा एक मिनट, जाने से पहले ऐसा करो यार,